मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, किसी का कोई प्रतिवाद नहीं करता हूँ। उसका एक कारण है कि मैं इस सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के नेचर को जानता हूँ कि यह एक बास्टर्ड सोसाइटी है जो न कभी कोई इनाम देती है और न पनिश, दंड देती है। मैं नहीं समझता कि तस्लीमा नासरीन ने क्या ऐसा लिख दिया जैसा मैंने नहीं लिखा है। कि अब आप देखो कि जो पहले मैं मरूंगा और फिर भारत भाग गया था, मरेंगे, तो राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान किसने किया होगा? आप बताइए। हमने तो उसको धूल चटा दिया। लेकिन ये इतने बास्टर्ड हैं कि न सजा ही देंगे न इनाम ही देंगे, तो आप क्या कर लेंगे? तो ऊपर से तो ग्लानि होती है, लेकिन अंदर से बहुत ताकत भी महसूस होती है कि मैं कितना टेरिबल हो गया हूँ, कितना भयानक हो गया हूँ कि मुझे छूने की हिम्मत इन लोगों की नहीं पड़ रही है। और फिलहाल मामला चल रहा है। आइए इधर, आ जाइए इधर। पिछले 30 साल से यहाँ रहे हैं और यहाँ बहुत कुछ ऊंच नीच देखा। हमने 84 के दंगे भी देखे हैं। भरी बरसात में जलता हुआ घर किसने देखा है? तो भरी बरसात में घर तो नहीं, शहर जलता हुआ मैंने देखा है। इन 84 में ये दंगे भी देखे हैं। यहाँ हमने मुकदमे भी लड़े हैं इनकी अदालतों में, जेल भी गए हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यूनिवर्सिटी में लड़ा है। दिल्ली को हम अपने शहर की तरह इस्तेमाल समझते हैं, अपना शहर समझते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं और हमें अच्छी लगती है दिल्ली। और जैसा कि हमने कहा कि ये दिल्ली लगती है जैसे रजिया सुल्ताना दिल्ली है, तो इतनी खूबसूरत हमें दिल्ली लगती है और इतना प्यार भी दिल्ली को करते हैं। तो ये विद्रोही राजधानी के विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था के सर्वोच्च से संपर्क साधे हुए है। लेकिन विद्रोही के पीछे बुश है और बुश के पीछे माउस है, लेकिन मूस के पीछे बिल्ली है। और न ये वाशिंगटन है, न ये इटली है, ये दिल्ली है जहां का विद्रोही वासी है, आज वासी है विद्रोही। और ये महान भाव कह रहे हैं कि वनवासी है। विद्रोही जी जेएनयू में पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, रहते हैं। अच्छा, माने हमको तो कल इनकी कविता सुन के लगा कि अब जेएनयू से आए हैं विद्रोही जी, इसके बजाय विद्रोही जी का जेएनयू है, माने जेएनयू को पहचान देंगे। ऐसे ही माना जाता है, ऐसे ही वहाँ भी माना जाता है। शाम से लेकर तो ये रही हमारा रहने की जगह जहाँ हम दिन में बैठते उठते हैं, आकर आराम करते हैं। और भी जगह हैं, हम दिखाएंगे आपको। जंगल ही है ये। वो फोटोग्राफ आपको अनुपम के पास मिल जाएगा, जिसमें जेएनयू में SIS में मेरी कविता पर पिकासो की पेंटिंग लगाई गई थी। हैं? वो पेंटिंग बहुत ऐतिहासिक है और उस कविता के वो पेंटिंग आपको मिल जाए और वो अटैच हो जाए, अच्छा लगेगा। ये है नितिन में। हाँ नितिन खाना खाया? हाँ, अरे क्या लेना है? विद्रोही जी क्या बात है?
ये मेरी कविता है, तो ये छपी है चंद्रशेखर के साथ। दोबारा इसी तरह हटाने की कोशिश करो, चाहे खंडों में कर रहे हैं हम लोग, जितना दिख जाएगा उतने से ही काम चल जाएगा। कविता तो दूसरी जगहों पर भी है, और हम भी आ जाए इसके साथ, बहुत आवश्यक है। क्योंकि कविता रिकॉर्ड करना है तो कविता से ही बात को शुरू करते हैं। तो कविता क्या है? खेती है, और कवि के बेटा बेटी है। बाप का शुद्ध है, माँ की रोटी है। हम कविताओं का शीर्षक रखने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है। हमारी कविताओं की ज़्यादातर कविताओं के शीर्षक नहीं हैं, और वो जो कविताएं हमारी ले जाते हैं वो अपने ढंग से जैसा समझे वो अपना शीर्षक बना सकते हैं। अब वो वाला गीत जो वहाँ पर आप सुनाए थे उस समय समझे थे, लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ा भाई जो हाँ। अरे तो वो क्या कहा थे पहले, मेरे गुनाहों को जानोगे तो अफसोस होगा, और मेरे इरादों को जानोगे, अरे ऐसे ही बोलते, मेरे गुनाहों को जानोगे तो अफसोस होगा, और मेरे इरादों को जानोगे तो हौसला होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूँ जनाब कि वो दिन करीब है जब फैसला होगा। खुदा जाने न जाने, मैं क्या जानूं, आदमी जानेगा कि क्या मामला होगा। एक मुकदमा न होगा, एक तनकीह न होगी, ये बाबा आदम के जमाने का सिलसिला होगा। और मेरे लोगों निकल आओ घरों से अब मैदान के लिए, जीत उसकी होगी जो जंग में तगड़ा होगा। वही रहबर होगा, वही रहनुमा होगा, मुसलसल जिंदगी जो जुल्मों से लड़ा होगा। वो कोई खुदा नहीं, खुदा का बच्चा भी नहीं, सवाल आदमी का है, आदमी ही खड़ा होगा। और मुझे मसीहाई में कोई यकीन है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि कोई मुझसे बड़ा होगा। काफी है, काफी दो भाई, एक हम तो इसलिए होगा। हाँ ये भी लेंगे, दो दीजिए। कितने का है? ये है गड़बड़ कर 5 के हिसाब, 5 दूनी 10, 5 दिया ही 6 के 12 को आजाद नहीं बुलाया गया था। अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत अच्छा कोटेशन है मॉडर्निज्म के बारे में, कि ट्रू मॉडर्निज्म इज द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। तो मुझे ये बात समझ में तो आई, लेकिन मैं भी तो कलाकार, मैंने इसको अपने ढंग से बनाया कि ट्रू मॉडर्निज्म इज द फियरलेसनेस ऑफ कॉन्शसनेस। तो हम कविता को मतलब बड़ा तेज भी सुनाते हैं। आप तेज सुनाए? नहीं, तेज का मतलब गति में भी। तो हम कविता सुनाते जा रहे हैं, जहाँ हम ब्रेक करेंगे तो आप संकेत से ही समझ जाएंगे कि ये कविता हो गई। कि मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो आप डर जाएंगे कि मेरे इस सामने वाली जेब में एक बाघ सो रहा है, लेकिन आप डरे नहीं,
ये बाग इस कदर से ट्रेंड कर रखा है मैंने कि अब आप देखें कि मेरी सामने वाली जेब में बाघ सो रहा है, फिर आपको पता नहीं चल सकता कि बाघ है। सामने वाली जेब में एक आध बाघ पड़े हों तो कविता सुनाने में बड़ा सुविधा रहता है। लेकिन एक बात बताऊं, आज मैं आप दोस्तों के बीच में कविता सुना रहा हूँ, इसलिए मेरी जेब में एक ही बाघ है। लेकिन जब मैं कविता सुनाता हूँ उधर जिधर रहते हैं मेरे दुश्मन अकेले अपने ही बलबूते पर, तब मेरी जेब में एक नहीं 2 बाघ होते हैं। और तब मैं अपनी वो लाल वाली कमीज पहनता हूँ जिसकी कि आप दोस्त लोग बड़ी तारीफ कर चुके हैं, जिसमें सामने 2 जेबें हैं। मैं कविता पढ़ता जाता हूँ और मेरे बाघ सोते नहीं, बीड़ी पीते होते हैं और बीच बीच में धुएं के छल्ले छोड़ते रहते हैं। अरे बड़ी पुरानी स्टाइल है। दुष्यंत और शकुंतला भी पेड़ से लटक कर फोटो खिंचाते थे। तो गांव में हमारे घर के पिछवाड़े डबरा था, तो गुनई की बीवी जो है अपनी 2 बेटियों के साथ आती थी मछली मारने, एकादशिया और बहुती। तो बहुती तो कछाड़ मार कर कूद पड़ती थी पानी में और खूब मछली पकड़ती थी। और कलसिया जो है, एकादशिया जो है, ऐसे ही बेर का पेड़ था, ऐसे ही छोटा सा, बस उसी पर ऐसे लटक जाती थी और वहीं से थूकती थी, करती थी, न बीनती थी और न मछली मारती ही थी। उधर से खींच रहे हैं, चलिए खींचिए। वो दूसरे लड़की कविता वहाँ से सुनवाइए दोस्त नितिन। हाँ, इसका दूसरा खंड वहाँ से सुनवाइए, कहाँ चले? उस पेड़ के नीचे। चलिए। हाँ, बहुत अच्छा पेड़ है। पेड़ थी दोस्तों मेरी नानी आजमियत की, जिसका कि मैं एक पत्ता हूँ। मेरी नानी मरी नहीं है, वह मोहनजोदड़ो के तालाब में स्नान करने गई है और अपनी धोती को उसकी आखिरी सीढ़ी पर सुखा रही है। उसकी कुंजी वहीं कहीं खो गई है और वह उसे बड़ी बेचैनी के साथ खोज रही है। मैं देखता हूँ कि मेरी नानी हिमालय पर मुंह दल रही है और अपनी गाय को एवरेस्ट के खूंटे से बांधे हुए है। मैं खुशी में तालियां बजाना चाहता हूँ, लेकिन यह क्या, मेरी हथेलियों पर तो सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे होठों पर तो दही जम गई है। मैं देखता हूँ कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पाता हूँ। मैं उसे पुकारना चाहता हूँ, लेकिन पुकार नहीं पाता हूँ। और मेरी देह, मेरी समूची देह एक टूटे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है, जो कि अब गिरा कि तब गिरा, कि अब गिरा कि तब गिरा। अब हमको दिखा दिया जाए जंगल में, माने ये हमारे रोमांटिसिज्म को माना कि विद्रोही जो है वो जंगलों में लकड़ी खोदता रहा पूरी जिंदगी। जंगलों में लकड़ी खोदना क्रांति करना होता है। सिर्फ श्रम करना ही क्रांतिकारी नहीं होता, श्रम को डाइवर्ट करना भी, हाँ, तब क्रांति होती है। बड़ी ट्रबलसम, बड़ी संघर्षमय जिंदगी है, लेकिन बड़ी मजेदार जिंदगी भी है। तो क्योंकि एकांगी नहीं है, ये नियरली ये नहीं हो कि यहीं पर चीज हो गया, वहाँ भी हो। तो किसी से कम जंगली नहीं हूँ और किसी से कम शहरी नहीं हूँ। नरा बानरा दोनों हूँ मैं। तो नरो व कुंजरो व, तो नरा हुआ बानरा हुआ। बड़ा आदमी अगर बड़ा काम कर रहा है तो क्या कमाल कर दिया, आप बताओ। अगर बड़ा आदमी बड़ा काम कर रहा है तो क्या कमाल कर दिया। छोटा आदमी बड़ा काम करे तो मजा है, उसको दिखाने लायक उदाहरण तो वही बनता है। तो ये भी दिखना चाहिए ना कि विद्रोही की का सिर्फ बड़प्पन ही नहीं दिखना चाहिए ना,
विद्रोही का छोटापन भी तो दिखना चाहिए। मेरी कविताएं मुझको इसलिए अच्छी लगती है कि मेरी कविताओं में विद्रोह है, वह रेजिस्टेंस की कविताएं हैं, प्रतिवाद हैं, प्रतिरोध हैं, प्रतिशोध हैं, वह बैरिकेड हैं, वह वार्तिक हैं कात्यायन की, वह प्रश्न चिन्ह है व्यवस्था पर, सिद्धांत कौमुदी पर। ये मेरे लोगों तुम उठो और ढहा दो उन सारी दीवारों को जो रोके हुए है ताजी हवा को, ताजे पानी को, ताजे विचार को। डरो नहीं दीवारों से, दीवारों में आत्माएं नहीं होती। डरो नहीं पेड़ों से, पेड़ों में भूत नहीं होते। डरो नहीं मंदिरों से, मंदिरों में देवता नहीं होते। और सुनो, जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे कि ईंट ईंट ही होती है, पत्थर पत्थर ही होता है, तो उसके बाद तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि इसे दिल्ली के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास, वो 2-4 6 लाइन ऐसे आए वहाँ ऐसा है, उसको मैं सुनाते हुए और अंत में इसके साथ अंत कर दूँ। चलिए शुरू हो जाए। वही तो चक्कर हो गया कि जो इन सीक्वेंस दिखाई पड़ता है हमारे लाइफ में, दैट इज नॉट एक्चुअली इन सीक्वेंस, दैट इज नियो सीक्वेंस। इस पूरे के पूरे पागलपन पर ही तो तस्करा है कि हम कम्युनिज्म की तरफ से इतने कैसे झुके कि इट इज नॉट मैडनेस, इट इज कम्युनिज्म। इट इज माने कम्युनिज्म, विरक्त बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इट इज नॉट मैडनेस, इट इज एंड ऑफ मैडनेस। मैंने कहा वेल डन कॉमरेड, ये तो हुई सोशल मेडिसिन। ये कोई काम की चीज होता मैं उधर आदमी जाए कि ये मैडनेस नहीं है, पागलपन नहीं है, पागलपन का अंत है। कोई भी सामान जो है कीमती से कीमती कपड़ा जून के बाद नहीं चलेगा। ये सारे कपड़े बरसात में सड़ने के लिए ही हैं। अगले साल दूसरी कोट आएगी और वो मिलती है, दूसरे कंबल आएंगे, दूसरी कमीजें आएंगी, उसमें से कपड़े टुकड़े हैं, सब गल जाता है, खो जाता है, छीज हो जाता है, फिर भी लोग देखते हैं। देखने में लगता है कि जैसे विद्रोही का लाइफ बहुत एनार्किस्ट लाइफ है, लेकिन हमारे ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ किसका है? हम पूरा का पूरा काम एक डिसिप्लिन के तहत किए हैं भाई। हमारी अपनी एक हलवान करते हैं बढ़िया ढंग से एक इंटरनेशनल डिसिप्लिन को। मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट है हमारी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थॉट के आदमी। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि आए बाएँ साए हैं कि आधी बात यूँ बोले और आधी बात यूँ बोले, और आपके सामने खड़े हो रहे हैं तो यूँ बोल रहे हैं, और उनके सामने खड़े होंगे तो यूँ बोलने लग जाएंगे, और उनके सामने चले जाएंगे तो यूँ। ऐसे थोड़ी होता है। चाहे यहाँ देख लो, चाहे वहाँ देख लो, चाहे जहाँ देख लो, एक ही बात पाइएगा, एक ही ढंग पाइएगा, एक ही रंग पाइएगा, एक ही स्टाइल पाइएगा। चलिए एक यहाँ से इसका फोटोग्राफ आया होगा कुतुब मीनार का। हाँ आ गया है, आया है। चलो अच्छा, कुतुब मीनार पर कहाँ तक चढ़ने देते हैं? एक तल्ले तक? अब बंद कर दिया है। कोई तल्ला नहीं चढ़ने देते? ना। किनारे खड़ा होने देंगे? नीचे नीचे खड़ा होने देंगे ना? ऊपर नहीं जाने देंगे। चलो नीचे तो खड़ा होने देंगे। हाँ। चलिए वहाँ एक कब्जा बढ़ते हैं, नीचे नीचे खड़े हो, वहाँ शूट नहीं करने देंगे। शूट भी नहीं करने देंगे, ये भी हो। चलो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, यहाँ से शूट हो, ये बहुत है। चलिए अब यहाँ से कहाँ चलोगे? चलो चांदनी चौक चलते हैं, लाल किला और जामा मस्जिद, यहाँ कविताएं पढ़ी जाएं। अब आज तो चाहे कोई विक्टोरिया काजल लगाए, चाहे साध्वी रितंभरा छाप आजन, लेकिन असली गाय के घी का सुरमा तो नूर मियाँ ही बनाते थे ना। कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था।
नूर मियाँ जब भी आते मेरी दादी सुरमा जरूर खरीदती। एक सीख सुरमा आंखों में डालो, आंखें बादल की तरह भर्रा जाएं, गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाएं बुढ़िया की आंखें, जिनमें कि हम बच्चे झांकें तो पूरा का पूरा दिखें। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियाँ को और उनके सुरमे को। कहती कि नूर मियाँ के सुरमे की बदौलत ही तो बुढ़ौती में बिटिहनी बनी घूम रही हूँ, सुई में डोरा डाल लेती हूँ। और मेरा जी करे कि कहूँ कि ओ रे बुढ़िया, तू तो है सुकन्या और तेरा नूर मियाँ है चवन ऋष। नूर मियाँ का सुरमा तेरी आंखों का चवनप्राश है, तेरी आंखें आंखें नहीं दीदा है। नूर मियाँ का सुरमा सिन्नी है, मलीदा है। और वही नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियाँ? कहते हैं कि नूर मियाँ के कोई था नहीं, तब हम कोई नहीं होते थे नूर मियाँ के। नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान बिना हमको बताए, बिना हमारी दादी को बताए? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? अब न वो आंखें रहीं और न वो सुरमे। मेरी दादी जिस घाट से आई थी उसी घाट गई। नदी पार से ब्याह कर आई थी मेरी दादी और नदी पार ही जाकर जली। और जब मैं उनकी राखी को नदी में फेंक रहा था तो मुझे लगा कि ये नदी नदी नहीं, मेरी दादी की आंखें हैं। और ये राखी राखी नहीं, नूर मियाँ का सुरमा है जो मेरी दादी की आंखों में पड़ रहा है। इस तरह मैंने अंतिम बार अपनी दादी की आंखों में नूर मियाँ का सुरमा लगाया। ये रोमांटिसिज्म की ये बड़ी खसूसियत रही है कि पीड़ा के अंदर जो है वो वेदना के अंदर जो है उसको कल्पना, कविता, ये सारी चीज़ों को तलाशना, दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाना है। हम इसी चीज़ का प्रतिवाद कर रहे हैं, थोड़ा गालिब को दिमाग में रख रहे हैं। एक आदमी को अगर 20 साल तक 5 कोड़े लगाए जाएं, 21वें साल अगर उसको कोड़ा ना लगाया जाए तो उसकी देह में दर्द होगा, वो उसका आदी हो गया। ये हम थोड़ा डिमार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा छक्का लगा रहे हैं। अब पता नहीं लगा पाएँ कि नहीं लगा पाएँ वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि दर्दों का आगे और सिलसिला हो, पर ये तो ना हो कि दर्द ही दवा हो। दर्द का हाथ से गुजर जाना दवा हो जाए। अरे पता नहीं, हमने तो कभी फोन भी नहीं किया। नहीं, ये किसका नंबर आपको लगाना है? और शांति जी का नंबर है, मेरी पत्नी का। दोनों में से एक लगाइए, कोई दूसरा लगाइए। क्या कह रहा है? बज रही घंटी? नहीं, उसको रुक करके रुक गया। दिखाइए। हेलो शांति जी, हेलो हेलो। हमको बहुत अच्छा लगा एकदम। इस तरह इनकी कविता जो है गाँव में भी काफी लोकप्रिय हो जाएगी। नागार्जुन के रूप में कहा जाता है आप लोगों की भी, सब तो लोग कहने लगे हैं, लिखने लगे, कहने मतलब लिखने लगे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विद्रोही को देख करके कबीर की याद आती है, नागार्जुन की याद आती है। ये गनीमत है कि विद्रोही को देखकर तुलसी की याद नहीं आती। तो ये जो डिमार्केशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम कविता लिखता हूँ तो हमारे सामने एक श्रोता वर्ग होता है जिसको मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर संबोधित करते हुए, ये एस्थेटिक है हमारा, मानकर ही चलते हैं कि ये कविताएं पढ़ने से बढ़कर के मतलब सुनने सुनाने प्रदर्शन की चीज़ें हैं। तो हमारे सामने एक मास होती है, पब्लिक होती है जिसको हम संबोधित मतलब करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी भाषा उसा भी कुछ इस तरह से हो कि उसकी समझ में आने वाली। अब ऐसा ना हो कि मतलब कि उसकी समझ में ही ना आए, तो ये वाली बात रहती है। आ जानी जानी हाँ मनाई आ जगीर मांगा
ओ जगीर मांगता हो जगीर मांगता ई काल जुगा मजूर पूरी शीर मांगत। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। आ बीड़ी पान मांगता, सिगरेट मांगता, काफी चाय मांगता, कप प्लेट मांगता, नमकीन मांगता, आमलेट मांगता, ई पसीना के बाबू अपने रेट मांगता। सब जानी हुई है, जाना हुआ है, नस्ल तेरी और वस्ल तेरा, और जब सर की जरूरत आएगी तो नहीं चलेगा पता तेरा, और जो मेरी कहो तो मेरा सनम सर मेरा कहाँ छिप पाएगा। सर सर है नहीं, सर बम है मेरा, एक रोज स्वयं फट जाएगा। बाबू हमसे पूछा तो ठाकुराना मांगता। हमारे खुरदरे पाँव की ठोकर से धसक सकती है ये तुम्हारी जमीन, हमारे खर्राए हुए हाथों की रगड़ से लहू लुहान हो सकता है तुम्हारा कोमल आसमान। हम अपने खून चूते नाखूनों से चीर देंगे तुम्हारे मखमली गलीचों को, और जब हम एक दिन जमीन से आसमान तक खड़े खड़ फाड़ देंगे तुम्हारी मेहराब में, तो न उसमें से कोई कच्छप निकलेगा और न कोई नरसिंह। मांगता अचारे बारे लाखनी के बाग मांगता। तो आइए हमरा हूँ, पहचान लो असरार हूँ, और अच्छा बुरा जैसा भी हूँ लेकिन तुम्हारा यार हूँ। ओढ़ धोवै बारे राजा गंगा सागर मांगता, औ चावै बारे पूरा जगन्नाथ मांगता, गंगा जमुना मांगता, सरस्वती मांगता। ये बहारों के दिन है, बहाक लेने दो, अपने हक के लिए हमें लड़ लेने दो। बाहर में जाए तेरी दुनिया खुदा, एक दुनिया नहीं हमको गढ़ लेने दो, जहाँ आदमी आदमी की तरह रह सके, कह सके, सुन सके, सह सके। मांगता औ बियाहे बारे राजा अंग रखा मांगता, औ बराते बारे देखाया लगोजा मांगता, ना तो धोखी मांगता, ना तो धोखा मांगता, ना तो ओझा मांगता, ना। मैं कहता हूँ कि गेगले गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। ना इनाम मांगता, न ईक राम मांगता, न कौनो भीख मांगता, न अनुदान मांगता, न गौ दान मांगता, न राति दान मांगता, ई सड़किया के बीच खुले आम मांगता, मांगे बाहु कैसा कारे सारे शाम मांगता, आधी राती अब कई मांगे आपन दाम मांगता, ई तो खाई बारे घोंघवा के खीर मांगता, दुलहिनिया का द्रौपदी के चीर मांगता, और नचावै बारे बानर महावीर मांगता। मैं भी मरूंगा और भारत भाग विधाता भी मरेंगे। मरना तो जनगण मन अधिनायक को भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जनगण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर ले और मित्र सब करे जिंदगी। ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मार कर तब मरा। मजूर पूरी शीर मांग। तो जब कवि रोता है तो भी कविता होती है, और जब कवि गाता है तो भी कविता होती है। कर्म है कविता, जिसे मैं करता हूँ। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि विद्रोही तुम क्या करते हो। अभी तो कल को विद्रोही को एक पुरस्कार मिल जाए तो विद्रोही का कविता करना काम हो जाएगा, हैं? और उस पर तमाम लोग काम करेंगे और उसको अपना काम बताएंगे कि हमारा काम है, विद्रोही पर हमारा काम है। विद्रोही लोग पूछेंगे कि विद्रोही तुम और क्या करते हो, मतलब ये वाला जो होता है। तो पोएट तो हम कहीं भी रहते हो लेते, कविताएं वही हैं। कविताओं में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विद्रोही तब युवा हृदय सम्राट नहीं हो पाता। बात यह है। ये आप लोग जो है ना इतना जो लगे हमारे साथ ना, जानते हैं क्यों? विद्रोही युवा हृदय सम्राट है। विद्रोही नौजवानों का दिल गुदगुदाना जानता है, समझे, और वो उसको गुदगुदा पाने में समर्थ रहा है। कोई उसकी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। देखिए कैसे तिल का तार बना देंगे।
इसलिए जेएनयू में रह रहा था। इसके लिए वहाँ पत्थरों पर नाक रगड़ रहे हैं, वरना बड़ा मजा नहीं आता। लेकिन हम जानते हैं कि एक न एक कष्ट तो सबको सहना पड़ता है। जेएनयू का धन्यवाद है कि हमें रहने दे रहा है। हमको कोई कमरा नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए और वो नहीं चाहिए, अखाड़ेबाजी नहीं है, वरना संस्करण की लड़ाई में मार डालें। सीढ़ीबाजी में हर जगह सीढ़ियाँ हैं, गाड़ियों की सीढ़ियाँ हैं, कपड़ों की सीढ़ियाँ हैं, डिग्रियों की सीढ़ियाँ हैं, नोटों की सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों में हमारे ऐसा आदमी इंसान के लिए बैठने की जगह रह मिले। मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूं, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दें। मैं वहां से बोल रहा हूं जहां मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। इसी तरह से एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी, और इसी तरह से इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मेसोपोटामिया में। मैं सोचता हूं और बारहा सोचता हूं कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की लाश मिलती है और इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसका सिलसिला कान्हा के वनों से लेकर सवाना के जंगलों तक चला जाता है और जो सिथिया की चट्टानों से लेकर के बंगाल के मैदानों तक फैला हुआ है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कड़कड़ा रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी पुरखिनें आसमान में आर्तनाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी न होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हैं। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं। और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां, ये हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं और बंगाल के जुलाहों की भी, या अति आधुनिक वियतनामी, फलस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य होता है, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका एक ही काम होता है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना। जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करता है कि हमने धरती में सरारे भर दिए, कि हमने धरती में शोले भड़का दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं कि जाओ कह दो सीने से कि सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब ये कविता मैं आपको सुना रहा हूं, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर के अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वो बुझ नहीं सकती दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है, वो आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी मां का वध करो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई, और तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जहांबी ने अपने पद से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतन ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतन जहांबी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन राजा के सब होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। और ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों को घास ही छीलता रहा, बड़ा नेक था बेचारा ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। लेकिन अफसोस है कि अब नहीं रहा, बहुत दिन हुआ मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए उसे 2 गज जमीन भी नहीं दिया। किसी को नहीं पता है कि ईश्वर कहाँ दफनाया गया। खैर, ईश्वर मरा अंतोदगत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा, रानी भी मर गई और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई और बेटा कहते हैं कि पढ़ाई में मर गया।
लेकिन राजा का जिया हुआ धन रहा और धन बचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां। ये लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियां बिखरी नहीं है, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूं तुम मुझको बचाओ मेरे लोगों इस आग से, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे पूरब के लोगों, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों के तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिवनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नाव को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस स्त्री को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि। खाली तू वहीं खड़ा हो जाए, पंच हम बना लेंगे, पूरा प्रबंध हमारा रहेगा, पूरी फोर्स हमारी रहेगी। आपको खड़े होकर यही कहना है कि खेत के साइड इसका है, इधर हमारा है, तो झूठा आदमी है, बस ठीक है। आपको बारात में जाने के लिए जो कपड़े बताएंगे मैं बनवा दूँगी। जूता तो खरीद दे 10 दिन पहले। अब से के लिए कोट का ऑर्डर देने जा रही हूँ, कोट बनवाएंगे दूल्हा बनने के लिए, ठीक है। अब से खूब खुश हैं। कल से उसको काम मिल गया, तुम्हें पता उसकी आदत ना, घर में बोर हो रहा था, उसका अपना ग्रुप मिल गया, अपना मसला बना हो गया। तुम्हारा इंतजार क्या है? इतने उसके सब साथी यहाँ आ गए। तो ये जो मेरा परिवार है नितिन, आज इसको या तो फिर कोई पीट करके कहीं बुलाइए या फिर घर आइए, हम और लोगों को बुला लें और रोक लें और शूट कर लीजिए। यही हो सकता है। मैं चाहता हूँ नितिन, ये जो मेरी सीढ़ी है, इस सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाऊं और शांति भी पीछे पीछे आए, और फिर आते वक्त शांति जी आगे आगे आए, मैं पीछे पीछे आऊँ। ठीक, ये कर लीजिए, आप करेंगे? हाँ चलिए। चलो आओ शांति, और बड़ा मजा आएगा। आओ शांति।